बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी के बारे में। ये शब्द थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले उसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ। वेन्स वो वेसल्स होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड हमारे सारे ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ ले जाते हैं। तो जब हार्ट ब्लड पंप करता है, आर्टरी नाम के जो वेसल्स रहते हैं, पाइप्स जैसे रहते हैं, वो हमारे ब्लड को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स को यूटिलाइज करने होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, और जो ब्लड फिर से हार्ट की तरफ जाता है वो वेन्स के थ्रू जाता है। तो वेन्स एक टाइप के ब्लड वेसल्स है। दो टाइप के वेन्स होते हैं, सुपरफिशियल वेन्स एंड डीप वेन्स। टू पुट इट सिंपली फॉर यू ऑल, सुपरफिशियल मतलब बॉडी के सरफेस के क्लोज रहते हैं। जो वेन से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, या जब हाथ के वेन्स हमें कभी कभी दिख सकते हैं, पैर के वेन्स कभी कभी हमें दिखते हैं, वो सुपरफिशियल रहते हैं, मतलब वो स्किन के करीब रहते हैं। सेकेंड है डीप वेन्स। ये थोड़े इंटीरियर रहते हैं, बॉडी के सेंटर के तरफ रहते हैं। तो हमारे सारे शरीर के हिस्सों में ये जो डीप वेन्स रहते हैं वो काफ़ी बड़े वेसल्स रहते हैं, मोस्टली बिगर देन द सुपरफिशियल वेन्स, और ये हमारा सारा ब्लड जो है वो मदद करते हैं हार्ट तक वापस पहुंचाने में। सो जब इन वेसल्स में खून की गांठ बन जाती है उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का ये मतलब है। अभी ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर खून का गांठ इन वेसल्स में बन जाता है तो ऑब्वियसली जो खून वापस हार्ट की तरफ जा रहा है उसमें रुकावट आ जाती है। मोस्ट कॉमनली ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हमें पैरों में पाया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी नेचुरली हमारे पैरों में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर ऑफ ब्लड बन जाता है। सो अगर आप एक पंप की तरह इसे समझो कि एक पाइप से ब्लड नीचे जा रहा है पैरों को सप्लाई करने, और फिर उसको अगेंस्ट ग्रेविटी वापस ऊपर आना है हार्ट की तरफ। सो ऑफकोर्स कुछ भी चीज़ अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है उससे ज़्यादा एफर्ट लगता है, ये ब्लड को वापस आने में भी ज़्यादा एफर्ट लगता है। पर हमारे जो लेग के मसल्स हैं वो एज पंप्स काम करते हैं और कंटिन्यूसली वो ये ब्लड को पंप करते हैं हमारी हार्ट की तरफ। जब ये वेसल्स में क्लॉट हो जाता है, खून का गांठ बन जाता है, तो ये जो ब्लड की वापसी है हार्ट की तरफ वो रुक जाती है और ब्लड वहीं पे जमने लगता है। वेसल्स में ब्लड का प्रेशर और बढ़ जाता है और ब्लड वेसल से बाहर आके बाकी पैरों के टिश्यू में जमने लगता है। इस वजह से पैर में सूजन हो सकता है, दर्द हो सकता है, लालपना आ सकता है, और क्योंकि ये अभी सारा जो ब्लड का कंटेंट्स धीरे धीरे पैरों के टिश्यू में जा रहे हैं उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये हुआ लोकल इफ़ेक्ट्स, जो पैरों में ही इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे डेंजरस और सबसे जो हम वरिड रहते हैं सिनेरियो के लिए वो ये है कि ये जो खून का गांठ पैरों में बन गया है, अगर वो वहाँ से एक टुकड़ा टूट गया और वो ऊपर की तरफ बाकी ब्लड के साथ हार्ट की तरफ फ्लो होने लगा, तो अल्टीमेटली वो हार्ट के थ्रू जाके लंग के वेसल्स में जाके वहाँ पे रुकावट कर सकता है। तो आपको शायद पता होगा या नहीं, बट हमारे सारे बेसिकली बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड टू द हार्ट रहते हैं, और जो हमारा ब्लड वापसी करके बाकी बॉडी से हार्ट में जाता है, हार्ट उसे लंग्स में भेजता है फिर से ऑक्सीजन पाने के लिए। सो ये जो लंग के वेसल्स को हार्ट सप्लाई करता है उसमें ये क्लॉट जाके रुकावट कर सकता है। सो पैरों के अगर नस में रुकावट हुई, पैरों के वेन्स में रुकावट हुई, तो पैर के ऑक्सीजन सप्लाई को मोस्ट ऑफ द टाइम दिक्कत नहीं पहुंचती है। बट अगर ये जो लंग को ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करता है उसमें जाके क्लॉट फंस जाए तो हमारा जो लंग का ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड है वो रुक सकता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, कभी कभार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। कभी कभी उसके वजह से इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि कोई अपनी जान भी खो सकता है। अगर किसी में कोई कैंसर है, अगर ट्रीटमेंट चालू है या नहीं भी चालू है, तो कैंसर ज़्यादा चांस बना देता है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का। अगर किसी को पहले डीवीटी हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा चांस है कि उनको फिर से भी ये डीवीटी हो सकता है।
कोई कोई दवाइयों के वजह से भी रेयरली ये डीवीटी हो सकता है। सो काफ़ी सारे कारण हैं डीवीटी होने के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है इमोबिलाइजेशन। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको इनमें से कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि चेस्ट रिलेटेड कोई सिम्टम्स है, ब्रेथलेसनेस है, चेस्ट पेन है, फेंटिंग जैसा लग रहा है, बीपी लो हो रहा है, ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको हॉस्पिटल रश करना है। बट अगर आपको डीवीटी के सिम्टम्स है, पैरों में सूजन है, दर्द है, लालपना है, तो आप आपके डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। डीवीटी के लिए बेस्ट जो टेस्ट रहता है वो अल्ट्रासाउंड रहता है ऑफ द लोअर लेग्स विद अ वीनस डॉपलर। इसमें वो जो वेन्स में ब्लड फ्लो जाता है वो देखते हैं और एक वहाँ पे खून का गांठ है या नहीं है वो डिटरमिन कर सकते हैं। सो जो सोनोग्राफी एक टाइप का रहता है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट डिटरमिन कर सकता है कि आपको डीवीटी है या नहीं। डीवीटी पैर में कहाँ पे हुआ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ऊपर के हिस्से में हुआ है उतना ज़्यादा रिस्क रहता है उसके लंग तक जाने का। सो वो आपको बताएंगे कि वो क्लॉट कहाँ पे है, कितना बड़ा है, कौन से वेन में है, कौन से लेवल ऑफ द लेग पे है। ऑल राइट। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स मेजरली इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो क्लॉट जाके लंग तक ना पहुँचे। क्लॉट पिघलने में काफ़ी टाइम लगता है। 3 महीने 1 साल बाद भी आप सोनोग्राफी करोगे तो हो सकता है कि आप पाओगे कि थोड़ा सा वो क्लॉट अभी भी बचा हुआ रहेगा। तो पूरा क्लॉट बहुत जल्दी नहीं चले जाते, बट हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि वो क्लॉट बढ़ ना जाए और स्पेशली जाके लंग्स में तकलीफ़ ना दे। तो इसके लिए यूजुअली आपके डॉक्टर आपको ब्लड थिनर देंगे। कौन से टाइप का ब्लड थिनर है, क्या डोज है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको अगर कोई ब्लीडिंग का रिस्क है या प्रीवियस कोई ब्लीडिंग का एपिसोड हुआ है तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर को बता दीजिए। उस हिसाब से रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट होते हैं, रिस्क बेनिफिट रेशियोज़ कैलकुलेट होते हैं ऑफ गिविंग ब्लड थिनर्स वर्सेस नॉट गिविंग। सो ये ब्लड थिनर्स जो है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डीवीटी है। जो डीवीटी के आप स्टॉकिंग सुने होंगे, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो रहते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है डीवीटी प्रिवेंट करने में। सो अगर कोई इंसान को पता है कि वो इमोबिलाइज होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम तक वो चलने फिरने उनको कोई रीज़न से रेस्ट्रिक्ट होने वाला है और वो स्टॉकिंग्स अगर पहनेंगे तो वो स्टॉकिंग्स वो ब्लड का फ्लो चालू रखने में मदद करते हैं, डीवीटी प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। कोई इंसान को अगर डीवीटी हुआ है तो तुरंत तभी स्टॉकिंग मत पहनिए। पहले आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, डॉक्टर से मिलिए और वो आपको बताएंगे ये स्टॉकिंग कैसे और कब पहनना चाहिए। सो डीवीटी बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स मोस्टली रिलेटेड टू द लेग रहते हैं, रेयरली लंग्स तक पहुंच के वहाँ पे सिम्टम्स कर सकता है। कभी कभार लंग के सिम्टम्स हुए बिना भी हम अगर सीटी स्कैन करके देखें ना पेशेंट विद डीवीटी तो शायद लंग में भी छोटे क्लॉट मिल सकते हैं। वो आपके डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे है कि उनको वो चीज़ चेक करना है कि नहीं। उसके काफ़ी सारे कॉजेस रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इमोबिलाइजेशन। उसका ट्रीटमेंट मेन स्टे रहता है ब्लड थिनर्स। प्रिवेंशन के लिए भी कभी कभी डॉक्टर्स ब्लड थिनर्स यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर कोई पेशेंट रिसेंट सर्जरी या फ्रैक्चर या ज़्यादा टाइम तक इमोबिलाइज होने वाला है, स्पेशली अगर उसमें कोई और रिस्क फैक्टर्स हो तो हम शायद प्रोफाइलैक्टिकली ब्लड थिनर्स देते हैं टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ दिस डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एंड कितने ड्यूरेशन तक ये ब्लड थिनर्स देने हैं वो भी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका डीवीटी क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, कारण टेम्पररी है, परमानेंट है, आपका रिस्क कितना है फ्यूचर में डीवीटी होने का, ये सब चीज़ डिसाइड करते हैं अगर आपको एंटीकोएगुलेशन कितने टाइम तक लगेगा। रेयरली कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स रहते हैं, रेयरली हमारे कोई पारिवारिक बीमारियाँ रहती है जो हमें जेनेटिक्स हमारे जीन्स में रहती है, उस वजह से ब्लड के क्लॉटिंग को प्री डिस्पोजिशन होता है, ब्लड ज़्यादा इजीली जम जाता है। रेयरली कोई पेशेंट्स में ये भी कारण पाया जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। सो अगर आपको डीवीटी के कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स है आप आपके डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए और जैसे वो बता रहे हैं वैसे आप उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कीजिए।